Sat Shri Akal and Kem Cho. This is Shailendra Pandey welcoming all of you to your wonderful platform Physics वाला। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? यस, आप सभी का चैट बॉक्स एक बार ओपन हो जाए, फटाफट सभी लोग जरा बता दीजिए कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है पढ़ाई। पूरे एक वीक के बाद लगभग हम लोग मिल रहे हैं, है ना? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे प्यारे बच्चा लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं और मेरे साथ यहां पर आप सभी के लिए कोई इंतजार कर रहा है? हाँ, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डुग्गू लाल साहब आ गए हैं आप सभी के लिए यहां पर। और डुग्गू लाल साहब को देखो पहले से थोड़े बड़े भी हो गए हैं। हाँ, पहले से थोड़े से बड़े भी हो गए हैं डुग्गू लाल साहब, है ना? यस, देखो इतने टाइम में भाई, इतना टाइम बीत गया, 4-5 दिन बीत गए मुझे लगता है, तो डुग्गू लाल साहब पहले से थोड़े बड़े भी हो गए हैं। यस 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 यस। हाँ, कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। डुग्गू लाल साहब एकदम चकाचक हैं और आज मैं आप सभी को मिलवाना चाहता हूं। हाँ, आज मैं आप सभी को मिलवाना चाहता हूं। यस, आप सभी को मिलवाना चाहता हूं डुग्गू लाल साहब की प्यारी सी खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड। और इनका नाम हम सभी ने क्या रखा था भाई? डुग्गी देवी। इनका नाम हम लोग ने क्या रखा था? डुग्गी देवी। तो डुग्गू लाल साहब भी हैं और डुग्गी देवी भी हैं, दोनों लोग हैं आज के इस सेशन में, है ना? बिल्कुल, आज के सेशन में दोनों लोग हैं और ये दोनों लोग मिलकर के धुआंधार तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। यस, दोनों लोग हैं। यस यस यस, दोनों लोग हैं और बिल्कुल धुआंधार तरीके से आपको आज फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। हाँ, और एक सरप्राइज भी है। यस, एक सरप्राइज भी है, वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, अभी नहीं, वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, है ना? यस, वो हाँ, वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, एक सरप्राइज भी है। यस, ये जो स्टोरी है, देखो स्टोरी में सब कुछ अच्छा रहे तो ऐसे कैसे चल सकता है ना? तो इस स्टोरी में और भी लोग हैं, उनकी भी बात करेंगे, है ना? हाँ, उनकी भी बात करेंगे। आप सभी लोग कैसे हो पहले ये बता दूं मेरे को, फटाफट सभी लोग बता दीजिए आप सभी लोग कैसे हैं, कैसी चल रही है पढ़ाई? यस, कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी ने बहुत प्यार दिया है मेरे लेक्चर्स को। मुझको बहुत सारे बच्चों ने इंस्टा पर मैसेज करके, स्टोरी लगा के, रील्स काट काट के डाल करके, मतलब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है यार, बहुत बहुत थैंक यू है कि आप सभी लोग इतना प्यार देते हो। और यही प्यार है जो इतना ज्यादा मोटिवेट करता है कि यार जो नेक्स्ट क्लास है ना, उसमें और ज्यादा जान लगा देनी है। जब बच्चे इतने सारे, मतलब जगह जगह पर आप लोगों ने कहां कहां स्टोरी लगाया है, कहां कहां रील्स डाला है, शेयर किया है, मतलब क्या ही बात है भाई, हैट्स ऑफ है, हैट्स ऑफ। यस, मैं भी एकदम बढ़िया बेटा, लव यू लव यू लव यू। मैं भी एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त, और आज की क्लास के लिए सुपर एक्साइटेड। यस, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, एकदम बिंदास वाला। यस, उज्जवल भाई कैसे हो? सात्विक, इशिका, अमृत, आयुष, रुद्रांश, चंदन, फरहान साहब, है ना? हर्ष, आर्यन, अब्दुल्ला हुसैन, आदित्य, सकीना, मान्या, अमृत, सुमन, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारी सी क्लास फिजिक्स में। यस 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 यस। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, हम लोग अपने आज की क्लास को आइए स्टार्ट करते हैं, है ना? मेरी आदत तो आप लोग जानते हो यार, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता, हमेशा एकदम टू द पॉइंट बात करता हूं। कंटेंट भर भर के होता है मेरी क्लास में, और शायद यही आप सभी के प्यार का इतना कारण है ना? आप सभी लोग इतना प्यार करते हो, शायद यही कारण है ना? तो आज अपन लोग सबसे पहले वर्क के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया था, बट मैं रिवाइज भी कराऊंगा, क्योंकि अपने भाई देखो स्टोरी में रिवीजन तो बनता है ना? क्योंकि इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बताओ भाई, वो तो थे, मान लो वो तो पिक्चर में पहले से थे, लेकिन इनकी आज न्यू एंट्री हुई है ना? इतनी प्यारी सी है, खूबसूरत सी, और ये कह रही है नहीं नहीं सर एक बार रिवाइज करा देना। तो वर्क के बारे में रिवीजन तो यार बनता है ना? फिर हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर ढेर सारे धुआंधार क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं आज के इस अमेजिंग से सेशन में। यस, अदिति बेटा, यस यस, कैसे हो आप?
कैसे हो? चलिए जी, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिवीजन की। देखो, रिवीजन में लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को वर्क के बारे में पढ़ाया था, तो आ जाओ फटाफट बता देते हैं कि भैया अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ये रहा, इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास m है, मैंने इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया F के बराबर, और ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेस कर गया, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कर गया, तो बेटा यहां पर डिफाइन किया जाता है कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन सेम डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट should be in same direction, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर डायरेक्शन सेम है तब हम लोग इन दोनों का धड़ाधड़ प्रोडक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि सर वर्क इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। वो क्या है कि भैया दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, राइट? सेम होना चाहिए। चलो अब आगे की बात करते हैं। अगला केस सर क्या हो सकता है? नेक्स्ट केस मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स हम लोग कुछ इस तरीके से लगा दे, और ये जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा था, और इसकी वजह से बेटा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट डी डिस्प्लेसमेंट फिर से कर गया। तो सर अब क्या करेंगे? तो ऐसे केसेस में मैंने आपसे कहा था कि आप इस फोर्स का कंपोनेंट करेंगे। फोर्स का कंपोनेंट करने के लिए मैंने आपको तरीका सिखाया था, एक ट्रिपल एस भी मैंने आप सभी को दिया था। वो ट्रिपल एस क्या कहता है भैया? वो कहता है कि अगर कोई फोर्स F है, इस फोर्स का ये एंगल कुछ थीटा के बराबर है, तो ट्रिपल एस कहता है एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट है, ट्रिपल एस क्या कहता है भैया? ट्रिपल एस कहता है एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो हमेशा F cos थीटा होता है, और जो बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा F sin थीटा होता है। तो फोर्स है, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या था? F cos थीटा, और जो बच जाए वो F sin थीटा। इसको हम लोगों ने लिखा था दिस वाज अ ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब जरा बाकी बच्चों को बता देना एक बार फटाक से, है ना? जिनको ना पता हो उन लोगों के लिए जरा एक बार आप लोग लिख देना ट्रिपल एस का मतलब क्या है भैया, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जी ये क्या चीज है ना? अब फोर्स दिया हुआ है यार, एंगल दिया है, वो वाला ट्रिपल एस लगाएंगे और इस फोर्स के धड़ाधड़ कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा बेटा F cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर भी होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी F sin थीटा। तो अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा वर्क की वैल्यू लिखना है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट D, यानी कि बेटा वर्क का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा F D cos थीटा, जिसमें थीटा जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, राइट? थीटा कौन सा एंगल है? थीटा जो है यहां पर वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। क्या ये बात सभी को एकदम चकाचक क्लियर है? क्या ये बात सभी को एकदम चकाचक क्लियर है? फटाफट सभी लोग बता दो यार। एफ डी कॉस थीटा। सर कॉस थीटा की वैल्यूज बता दो। सर कॉस थीटा ही क्या होता है पहले यही बता दो। चलो ये भी बताते हैं, करेंगे सर जी रिवीजन है या ये तो आप एकदम डिटेल्ड पढ़ा रहे हो। तो यार देखो मेरा तो रिवीजन भी ऐसा ही होता है ना। अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी मेरे प्यारे बच्चों, उसमें मैंने ये वाले एंगल थीटा को कंसीडर किया, ये वाला एंगल 90 है, सबको दिख रहा है। 90 के सामने वाली जो साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, राइट? एंगल के सामने वाली जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो बच जाए साइड उसको बेटा बेस कहा जाता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला हमेशा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सर अलग अलग एंगल्स के लिए कॉस की वैल्यू क्या है? तो इसको भी मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √3/2 के बराबर होती है। कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/√2 होती है। कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/2 के बराबर होती है। कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 होती है। और कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है। फटाफट सभी लोग इस चीज को देख सकते हैं। कॉस की वैल्यूज क्या है भाई?
cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0 और cos 180 -1 के बराबर होता है। राइट है क्या? राइट है क्या? बोलो यार, अगर इतनी बात एकदम चकाचक क्लियर समझ में आ गई है तो जरा चैट बॉक्स में एक बार सभी लोग आग लगा दीजिए, है ना? सभी लोग चैट बॉक्स में आग लगा दो यार, एकदम बिंदास। हाँ, राम राम भाई अद्विक, यस। तो फटाफट सभी लोग चैट बॉक्स में एक बार आग लगा दीजिए, यस, है ना? तो जरा एक बार इनसे पूछ लेते हैं। हाँ, डुग्गी देवी से, डुग्गी देवी जी, आपको ये सारी चीजें समझ में आई है क्या? सिंपल सा ट्रायंगल है, इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री खाली लगा दीजिएगा, काम बन जाएगा अपना, है ना? जब भी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कुछ थीटा के बराबर हो तो डुग्गी देवी जी सिंपली क्या करना है, कॉस थीटा की इनमें से वैल्यू होगी वो उठाकर फॉर्मूले में रख दीजिएगा। जैसे ही रख देंगी बिल्कुल एकदम ऐसे खिलखिलाते हुए आपका आंसर जो है फटाफट निकल कर आ जाएगा, है ना? तो डुग्गी देवी जी को आई होप बातें जो है सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। राइट, चलिए जी, अब आगे की बात करते हैं। अब जरा एक चीज को समझो यहां पर, अगर मैं वर्क की बात करूं, अगर मैं थीटा एंगल की बात करूं, जरा सब लोग यहां पर देखो, जैसे जैसे कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे 0 से, देखो cos 0 1 होता है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस, और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ना, कॉस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, घटती चली जा रही है। यानी कि अगर एंगल थीटा बढ़ता है तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो घट जाती है। राइट, यानी कि अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि जब ये थीटा एक्यूट है, जब ये थीटा कैसा है बेटा, एक्यूट है, एक्यूट एंगल समझते हो, जब ये एंगल थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, जब थीटा एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉस थीटा की वैल्यू सभी लोग जरा देख लो, कॉस थीटा की वैल्यू सभी लोग जरा देख लो कैसी है, पॉजिटिव है। यानी कि जब एंगल 0 से 90 के बीच में होता है कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, चाहे 1 हो, √3/2 हो, 1/√2 हो, 1/2 हो, या फिर 0 हो जाए cos 90 पर, बट वैल्यू कैसी है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, द वैल्यू इज पॉजिटिव। राइट, और अगर यही थीटा यार ऑब्ट्यूज हो जाए, सर ये ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज का मतलब जब एंगल 90 से 180 के बीच में हो जाए, एंगल जब 90 से 180 के बीच में हो जाएगा तो ऐसे में आप लोग देख सकते हो cos 180 -1 के बराबर है। देखो 0 तक वैल्यूज तो वैसे ही भी आ चुकी थी, 0 से भी ज्यादा घट रही है, यानी कि वैल्यू कैसी हो गई बेटा, निगेटिव हो गई। यानी कि अपने को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाली ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एंगल एक्यूट है, एक्यूट मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो cos थीटा पॉजिटिव होता है। जब ये एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए यानी कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो जाए तो ऐसे केसेस में यार cos थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, जब यही थीटा परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि जब यही थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, ऐसे में cos थीटा यानी कि cos 90 0 के बराबर हो जाता है। क्लियर है? यानी कि cos थीटा बड़ा गजब का है यार, cos थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, cos थीटा निगेटिव भी हो सकता है, और cos थीटा हमारा 0 भी हो सकता है ना? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। और फटाक से सभी लोग जरा इस चीज को बता दीजिए, अगर cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, तो क्या इसकी वजह से वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है? फटाक से सब लोग बता दो यार, क्या ये बात सबको समझ में आई है? क्या ये बात सबको समझ में आई है? फटाक से बता दीजिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों थीटा एंगल आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल कहने का मतलब अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, राइट, तो ऐसे केसेस में cos थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए जो वर्क होता है वो भी पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री से छोटा हो तो ऐसे केसेस में वर्क हमेशा कैसा होगा?
वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। जरा इस केस में मेरे को बताओ, इस केस में मेरे को बताओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट पर इस तरह का मैंने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ने वाला है, फटाक से बता दीजिए। चलो मैं आपको यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है वर्क पॉजिटिव है, दूसरा ऑप्शन है वर्क नेगेटिव है, तीसरा ऑप्शन है वर्क जीरो। ए, बी और सी में से आप सभी को चूज करना है। फटाक से सभी लोग मेरे को आंसर बताएंगे कि इस सिचुएशन में अगर फोर्स ऐसे लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो दिखाई पड़ रहा है? तुरंत बता दो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो दिखाई पड़ रहा है? तुरंत बता दीजिए। फोर्स आगे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जीरो के बराबर दिख रहा है, cos जीरो 1 के बराबर होता है। तो आपको बताना है वर्क पॉजिटिव है भैया, वर्क नेगेटिव है या फिर वर्क यहां पर जीरो है? तुरंत बता दीजिए। यस, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो क्या दिख रहा है आपको, है ना? फटाफट फटाफट फटाफट। यस, तो देखते हैं 82.42% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि सर जी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है सर, तो यहां पर वर्क कैसा है? पॉजिटिव है। बहुत अच्छी बात है। चलो वन मोर टाइम, एक बार फिर से अपन लोग करते हैं ना, एक बार फिर से करते हैं। इस बार का सीन क्या है? इस बार का सीन ये है कि भैया फोर्स ऐसा है ना, एंगल जो है वो 15 डिग्री के बराबर है, 15 डिग्री के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अब आपको बताना है, चलो 30 सेकंड का टाइम दूंगा, अब आपको बताना है वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है? तुरंत बता दो, वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है? अद्विक साहब लिख रहे हैं, हाँ, कह रहे हैं प्रेमिका ने प्यार से जो भी दे दिया तेरे वास्ते है जीना मरना। अरे नालायक, पढ़ ले थोड़ा, है सीख लो भाई। हाँ, निशांत को देखो, क्या बात है निशांत भाई साहब, संभल जाओ। हाँ चलो भैया, तो अगर यहां पर देखा जाए तो ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है। अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो फिर से वर्क कैसा है भैया हमारा? कैसा है वर्क हमारा? पॉजिटिव, क्योंकि ये एंगल बेटा 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है ना? तो कैसा हो गया यार? पॉजिटिव हो गया, राइट? पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। चलो अगला देखो, अगला देखो, अगर ये वाला एंगल मैं 15 की बजाय 30 डिग्री कर दूं, 30 डिग्री कर दूं, ठीक है, तो आपको बताना है वर्क कैसा होगा। तुरंत बताओ, ठीक है? पहले 0 डिग्री था, फिर मैंने 15 डिग्री किया, फिर मैंने 30 डिग्री कर दिया। अगर ये एंगल 30 डिग्री हो जाए, अब बता दो वर्क कैसा है? एक हिसाब से समझो तो बस तुमसे यही पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि 15 डिग्री 30 डिग्री ये एक्यूट एंगल है या नहीं है? तेरी राह स्टिल आंसर इज सेम। अभी भी वर्क कैसा है भैया? अभी भी वर्क हमारा पॉजिटिव है, राइट? 90% बच्चों ने ऑलमोस्ट सही जवाब दे दिया है। तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड केस की बात सुनो। सेकंड केस हमारा यह है कि अगर एंगल थीटा, अगर चल जा रहे बाबा, हाँ हाँ, अगर ये जो थीटा है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, राइट? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, है ना? ऑब्ट्यूज का मतलब ये जो एंगल है
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का हो जाए, ऐसे केसेस में यार कॉस थीटा निगेटिव होता है, तो ऐसे केसेस में वर्क भी हमारा निगेटिव हो जाएगा, राइट। अब आपको इस सिचुएशन में बताना है, इस सिचुएशन में बताना है कि भैया ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आगे की तरफ हुआ है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा था वो इस डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है। अब आपको बताना है, और सबको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। फटाक से बता दीजिए वर्क कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अगर एंगल ऑब्ट्यूज दिखाई पड़ रहा हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ये वाला एंगल जो कि 90 से बड़ा दिख रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको बताना है कि भैया वर्क कैसा होता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो थीटा जो है वो 90 से 180 के बीच में होता है, ऐसे केसेस में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, ऐसे केसेस में वर्क नेगेटिव होता है। अब तो बता दो मेरे भाई, अब तो बता दो मेरे भाई, हाँ अब तो बता दो मेरे भाई, हाँ तो नाउ आंसर इज नेगेटिव। अब जो हमारा वर्क है वो नेगेटिव हो जाएगा। 91.7% बच्चों ने सही कर दिया है। बचे हुए ये जो 3%, नहीं कितने बचे हुए, जो कितने हो गए भैया, हाँ 8 पॉइंट समथिंग 8.3% लोग जो है ना, उनके लिए ये मास्टर साहब आए हैं। हाँ गुस्सैल वाले मास्टर साहब आए हैं, गिरा गिरा के मारेंगे, ये बात समझ लेना। हाँ ये मास्टर साहब को देख लीजिए आप, हाँ आपके स्कूल के जो सबसे ज्यादा खूंखार मास्टर साहब हो ना, ये वही हैं, बिल्कुल गिरा के मारेंगे ये। हाँ बाकी लोग जरा ध्यान से समझ लें। यस 91% बच्चों ने सही दिया है। ये जो 8% बच्चे हैं हमारे पास, 8.3 8.7 जो भी था, है वो लोग थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुने। अगर एंगल एक्यूट है वर्क पॉजिटिव, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो ऐसे केसेस में यार जो वर्क होता है दैट इज नेगेटिव, राइट, दैट इज नेगेटिव। अच्छा एक बार और बता दो यार, अगर मैं तुमसे वर्क डन बाई ग्रेविटी पूछूं, ऑब्जेक्ट यहां था, मैं ऑब्जेक्ट को उठाकर ऊपर ले गया, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट मैंने किया वो इस डायरेक्शन में है, और अब अगर मैं आपसे कहूं व्हाट शुड बी द वर्क ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो वर्क है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव या फिर पॉजिटिव निगेटिव या फिर जीरो। हाँ अब बता दीजिए। यस क्या बात है, क्या बात है। इनका जो नाम है, ये जो गुस्सैल वाले मास्टर साहब हैं, इनका नाम है डुगेंद्र। हाँ डुगेंद्र ओपी। क्या बात है, क्या बात है, इसका नाम है डुगेंद्र। यस शैलेंद्र का डुगेंद्र, क्या बात है, वाह क्या नाम रखा है, क्या नाम रखा है। यस डुगेंद्र, है ना, तो ये मारेगा गिरा गिरा के, ये बात समझ लेना तुम लोग। तो यार अगर मैं तुमसे कहूं व्हाट शुड बी द वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगता है mg के बराबर होता है, और आपने अगर डिस्प्लेसमेंट d के बराबर किया, या अपन बोले कि डिस्प्लेसमेंट आपने h के बराबर किया, कि भैया h हाइट ऊपर हम लेकर गए हैं। अब अगर कोई यहां पर बोले कि यार वर्क की वैल्यू बता दो, तो मेरे प्यारे बच्चों वर्क की वैल्यू हो जाती है -mgh के बराबर, -mgh के बराबर, राइट। सो दैट वर्क शुड बी नेगेटिव। ओ हो, केवल 45.59% बच्चों ने सही किया, बाकी लोगों ने गलत कर दिया। भाई साहब अगर देखो फोर्स किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर करा रहे हो, ऊपर की तरफ, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ऐसे में वर्क कितना हो गया यार -mgh के बराबर। वर्क कितना हो गया -mgh के बराबर, राइट, -mgh के बराबर, ठीक है। चलो अब अगला केस देखो, अगला केस देखो, अगर एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, यानी कि परपेंडिकुलर हो, यानी कि फोर्स जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट,
और इस सिचुएशन में कॉस थीटा 0 होता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों वर्क भी 0 होता है। ठीक है, तो कोई ऐसा सिचुएशन मैं आपसे कहूं, अब जरा देखो भैया ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आगे बढ़ गया इधर की तरफ, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब मैं तुमसे कहूं कि बेटा व्हाट इज वर्क डन बाय दिस ग्रेविटी फोर्स, अब मैं तुमसे कहूं इस ग्रेविटी की वजह से वर्क डन बता दो। ऑप्शन तुम्हारा फिर से वही है कि भैया पहला ऑप्शन था वर्क पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन वर्क नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन वर्क 0। चलो आंसर इट गाइस, आंसर करो। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस ग्रेविटी की वजह से वर्क बता दो, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ गया है, ठीक है, इसी ग्रेविटी की वजह से अब आप वर्क बता दीजिए कितना होगा। ध्यान से चेक करो, ग्रेविटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। अगर एंगल 90 है तो आपको बताना है, यहां पे हालांकि मैंने समझाया है ना, समझाया है कि ऐसी सिचुएशंस में वर्क कितना होता है। अभी डाउट भी चेक करते हैं आप लोग का, तुरंत बता दीजिए भैया, तुरंत बता दीजिए। हाँ जी, तो ऐसी सिचुएशन में वर्क कितना होगा बेटा, 0 के बराबर। 82% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सूर्यांश है, इन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया है। वेरी नाइस। अच्छा, फिर से जरा एक बात देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क बता दीजिए। यहां पर चेक करो, फोर्स इधर की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, तो यार जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है बेटा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही मानते हैं जो वेलोसिटी का होता है। फोर्स अंदर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की डायरेक्शन में है। अब तुमको बताना है कि इस सिचुएशन में मेरे प्यारे बच्चों, इस सिचुएशन में आपको बताना है कि वर्क कितना होगा, बताइए। हाँ, क्या उस गली में कभी तेरा आना हुआ, जल्दी से आंसर करिए। गुजरे जमाना हुआ, क्या बात है। यस यस यस, तो आंसर इज स्टिल 0, 83.2%। यार बाकी जो कितने 16.8% लोग हो भाई, थोड़ा ध्यान से सुनो यार, इसमें क्या ही है? मैंने आपसे क्या बोला, अगर एंगल बेटा 90 से छोटा है तो वर्क पॉजिटिव, एंगल 90 से बड़ा है तो वर्क निगेटिव, अगर एंगल 90 है तो वर्क 0। यहां पर आप चेक कर लीजिए कि भैया जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, राइट, और इसकी वजह से अगर मैं तुमसे वर्क पूछूंगा तो दैट वर्क इज ऑलवेज 0। यानी कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये एक ट्रिपल एस वाला पॉइंट है, एक ट्रिपल एस वाला पॉइंट है, राइट। इसको आप स्पेशली कहीं पर नोट कर लेंगे, लैंग्वेज में नोट कर लो, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, 0। यस, है ना, ठीक है भाई। तो इस तरीके से यार पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0 वर्क देखा जाता है। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है सर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जो बात किया दैट वाज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। किसी भी कांस्टेंट फोर्स की वजह से अगर वर्क निकालना है तो फॉर्मूला एक ही था हमारे पास, मैं यहां फिर से लिख रहा हूं। अगर फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब फोर्स की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बना दूं भैया टाइम के रिस्पेक्ट में,
फोर्स का, तो फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि फोर्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट के साथ भी मैं बना सकता हूं कि इधर डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, और फोर्स हमेशा कांस्टेंट बना हुआ। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट अपने सेंटर पोजीशन से आगे भाग रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स हमेशा कांस्टेंट है। ऐसी सिचुएशन में वर्क का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों एफ डी कॉस थीटा के बराबर, एफ डी कॉस थीटा के बराबर। लेकिन अगर कभी सिचुएशन ऐसा हो कि भैया फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब अगर कभी भी फोर्स वेरिएबल हो जाए, वेरिएबल फोर्स कहने का मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, और फोर्स कुछ ऐसा है, फोर्स कुछ ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, आसान करते हैं, फोर्स कुछ ऐसा है। इनिशियली फोर्स 0 था, लगातार फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और किसी एक डेफिनेट वैल्यू तक फोर्स हमारा पहुंच गया। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा अब कितना वर्क है, अब वर्क कैसे निकालोगे, तो मैं आपको बता दूं, वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाई एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यानी कि बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स रहा, ये डिस्प्लेसमेंट रहा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो भी ग्राफ होता है, इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालकर, इस ग्राफ के नीचे का एरिया बहुत ध्यान से देख लो, इस ग्राफ के नीचे का एरिया ध्यान से देख लो, क्या बन गया, एक ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है, उस एरिया से भी हम लोग वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। दिस इज अ ट्रिपल एस पॉइंट। ये क्या है, ये एक ट्रिपल एस वाला पॉइंट है। ये आपको सीधे सीधे तरीका बता रहा है कि अगर कभी भी फोर्स वेरिएबल है तो आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको वर्क डन निकालने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ बताना है। एकदम सिंपल। इस तरह का अगर कभी कोई क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि भैया इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर की तरफ फोर्स है, और आपको कभी भी ग्राफ दे दिया जाए बेटा कुछ इस तरीके का, यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देगा मान लो 5 मीटर, और यहां कहीं पर आपको फोर्स की वैल्यू दिखा देगा 10 मीटर, ठीक है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, राइट। अब आपसे कहा जाए कि भैया आप मेरे को वर्क की वैल्यू बता दो, तुरंत यार सब लोग जरा वर्क की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शंस दे रहा हूं, 25, 50, 75 या फिर 100। मैं आपसे कहूं कि यार ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्वियस है, ग्राफ में साफ साफ देखकर समझ में आ रहा है कि भैया फोर्स वेरिएबल है। पहले फोर्स 0 था, लगातार फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, और ऐसी सिचुएशंस में अगर आपसे मैं कहूं यार वर्क को जरा कैलकुलेट करके बताओ, तो वर्क का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो आपको क्या करना है, आपको इस शेडेड पोर्शन का, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, आपको इस ट्रायंगल का एरिया मेरे प्यारे बच्चों बताना है कि 25, 50, 75 और 100 में से ये एरिया कितना है। एकदम आसान, एकदम आसान, बता दीजिए। तुरंत बता दीजिए, एकदम आसान सा है। इसका जो एरिया है वही वर्क के बराबर है, राइट। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 5 के बराबर है, हाइट 10 न्यूटन के बराबर है, तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ गई, 25 के बराबर। यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही है। 62.48% बच्चों ने सही किया है। हमजा ने सबसे पहले क्वेश्चन को सही किया। एकदम सिंपल। देखो जिन बच्चों का क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहा यार, आप लोगों से मैं एक बात कहूंगा, आप लोग चैट में इधर उधर बात करने की बजाय जो बात मैं बोल रहा हूं उस पर कंसंट्रेट करो।
अगर उस पर कंसंट्रेट करोगे तो तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है ये 100% सही होगा। बेटा इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन है, अगर इस साल लापरवाही कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और फिर हम लोग को डुगेंद्र साहब को बुलाना पड़ेगा, है ना। ये जो डुगेंद्र साहब हैं फिर हमें इनको बुलाना पड़ेगा और ये एकदम बिछा बिछा के मारेंगे, ये बात आप समझ लेना। हाँ एकदम, हाँ। तो ऐसा ना करना पड़े, ऐसा ना करना पड़े मेरे प्यारे बच्चों। कभी भी वेरिएबल फोर्स अगर है और आपको निकालना है वर्क, तो वर्क का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सिंपली अपन एरिया निकालेंगे और एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का होता है, तुरंत हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा ठीक है, ठीक है। मान लो इधर फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, और इस बार बेटा सीन कुछ ऐसा है। यहां पर मैं वैल्यू दे रहा हूं 5 न्यूटन और यहां पर मैं वैल्यू दे रहा हूं 10 न्यूटन, और यहां पर मैं वैल्यू दे रहा हूं 5। ठीक है, 5 मीटर। फाइव की बजाय थोड़ा इसको मैं ऐसा कर दूं, हमारे लिए 10 कर रहा हूं। चलो हाँ, अब आपको बताना है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। राइट, अब आपको बताना है। अब यार देखो, इस बार 5 न्यूटन से लेकर के 10 न्यूटन तक फोर्स जा रहा है। फिर से बेटा आपको क्या करना है, इसके नीचे का एरिया निकालना है और वही एरिया हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, लेकिन सोच समझकर आंसर करिएगा। हिंट दे रहा हूं, यहां से आप एक लाइन ऐसे खींच सकते हो, है ना, लाइन खींच सकते हो। ये वाला जो एरिया है चेक कर लो, ये एक क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो। ठीक है, दूसरा जो है वो चेक कर लो, ये क्या बन रहा है भैया, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकालो। दोनों एरिया को जोड़ दो। राइट, दोनों एरियाज को जोड़ दो। आंसर इट, आंसर इट, आंसर करो, फटाफट आंसर करो। हाँ, आंसर करो। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स कभी भी निकालने को बोलेगा तो आपको क्या करना है, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकालना है। सिंपली सिंपली एरिया निकालना है तुरंत। यस, ट्रायंगल का एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया है, तुरंत निकालो। ट्रायंगल का एरिया कितना है भैया, A1 एरिया कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है, यहां पे 5 है, यहां 10 है, तो ये कितना हुआ 5 न्यूटन। तो दैट इज व्हाट 25। और इसका जो एरिया है दैट इज A2। रेक्टेंगल है इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 10 और ब्रेथ कितना है 5, तो 10 इंटू 5, तो ये हो गया कितना 50। 50 नीचे का, 25 ऊपर का, तो बेटा टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 75 के बराबर। 75 के बराबर। और देख लो, शुभ शुभ 75% लोगों ने ही क्वेश्चन को सही किया है। मौलिक हैं, ठीक है, सोमांशु है, आदित्य है, अब्दुल्ला, जफर है, अभिजीत, अर्श, इन लोगों ने क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया है। दिस टाइम द आंसर इज टोटल वर्क डन इज, है ना, तो मैं लिख रहा हूं वर्क की जो वैल्यू है दैट इज 75। वर्क की जो वैल्यू है दैट इज 75। राइट है क्या? कितने बच्चों को अब ये जो वर्क का कंसेप्ट है यार वो समझ में आ रहा है, जल्दी से बता दो। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अब वर्क का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तुरंत बता दो यार, सब लोग बता दो। वर्क का कंसेप्ट कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वर्क जीरो भी हो सकता है। सबके एग्जांपल्स मैंने खूब बताया आपको। उसके बाद वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मैंने आपको बताया कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकालना है। इधर फोर्स होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको क्या करना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया ट्रायंगल हो सकता है, एरिया रेक्टेंगल हो सकता है, एरिया ट्रेपेजियम भी हो सकता है। ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स।
ये भी एक फॉर्मूला होता है। या फिर ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो भी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखते हैं कितने बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं। लगभग 89% बच्चों को सारी बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ जरा डाउट देखते हैं। हाँ, सबसे पहला डाउट है ऋषभ का, कह रहे सर एंड द क्लास प्लीज। भैया का है अभी तो शुरू हुई है? हाइट 15 आना चाहिए। कैसे 15 आना चाहिए यार? देखो ये कितना है, ये कितना, देखो 5 न्यूटन यहां था, 10 न्यूटन यहां है, तो ये कितना हुआ? 5 ही न्यूटन तो हुआ भाई। 5 न्यूटन नीचे वाला, 5 न्यूटन ये भी है, तभी तो टोटल 10 हुआ। ठीक है सर, क्या ग्रेविटी निगेटिव हो सकती है? ग्रेविटी के निगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है। ग्रेविटी की डायरेक्शन है हमेशा अर्थ की तरफ, राइट? हाँ सर, कांस्टेंट वाले में वर्क थीटा क्या होता है? भैया इसके पहले इतना सब तो बता चुके हैं। थीटा एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में cos 0 नहीं होता क्या? नहीं बेटा, यहां पर एंगल की बात तुम कैसे करोगे यार? यहां कैसे cos 0 लगाएंगे हम? यहां तो सिंपल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एक कुछ भी ग्राफ बन रहा है, उस ग्राफ का एरिया निकालना है, बात खत्म हो गया। ठीक है ठीक है कह रहे सर रीजन वाई एरिया इज वर्क, जिज्ञासा, है ना? हाँ, इन्होंने कहा सर ये जो एरिया है यही वर्क क्यों होता है। देखो इस चीज का एक्सप्लेनेशन तुमको मिलेगा जब तुम क्लास 11th में आओगे। जब तुम क्लास 11th में आओगे तब तुमको समझ में आएगा कि शैलेंद्र सर ने ऐसा क्यों कहा था, राइट? वैसे आप लोग अभी जानते नहीं है इस चीज को, और मैं 11th की चीज शायद यहां पर अभी बताना नहीं चाहता, बट आपने पूछा है इसलिए मैं एक किनारे लिख दे रहा हूं। बट आपके लेवल से ऊपर की बात हो जाएगी, ये बात समझ लेना, राइट? देखो जब भी फोर्स कांस्टेंट होता है तो फॉर्मूला वही है, FD cos थीटा, राइट? और जब ये बेटा फोर्स वेरिएबल होता है, जब फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है बेटा, तब वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ FDR cos थीटा। ठीक है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और क्योंकि ये इंटीग्रेशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं, इसी इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो भी ग्राफ होगा उस ग्राफ के नीचे का एरिया। तो ऐसा हो रहा है इंटीग्रेशन की वजह से। अब इंटीग्रेशन आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, इसीलिए आपसे मैं इसकी बात नहीं करना चाहता। दिस टॉपिक इज आउट ऑफ सिलेबस, ये तुम्हारे सिलेबस के बाहर की बात हो गई। क्लियर है? इसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, इंटीग्रेशन की वजह से ऐसा होता है, राइट? चलो अब आ जाते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क। जरा ध्यान से देखो यार, वर्क हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझो। फोर्स का यूनिट यार न्यूटन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर हो जाएगा, और ये जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें हैं दैट इज ऑलवेज यूनिटलेस। इनका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस भी मीटर में, हाइपोटेनस भी मीटर में, मीटर मीटर कट जाएगा, इसलिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं दे आर ऑलवेज यूनिटलेस। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर वर्क का SI यूनिट क्या है, तो वर्क का SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर। वर्क का SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर। और एक साइंटिस्ट थे जूल साहब, उन्होंने कहा कि यार इस न्यूटन मीटर को मेरा नाम दे दो, उन्होंने कहा कि इसको जूल बोल दो, राइट? तो यहां से डिफाइन होता है कि 1 जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन मीटर। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि यार फोर्स का, सॉरी, अगर मैं आपसे कहूं वर्क का SI यूनिट बता दो, तो वर्क का SI यूनिट होता है जूल। वर्क का SI यूनिट होता है जूल, राइट? वर्क का SI यूनिट होता है जूल या फिर न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को ही बेटा जूल भी कहा जाता है। चाहे न्यूटन मीटर लिखो चाहे जूल लिखो,
वो तुम्हारे ऊपर है। तो आप देख सकते हैं वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो 1 जूल जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। डेफिनेशन भी मैंने दे दिया क्या कि 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर हम बॉडी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करा दें, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ऐसे केसेस में जो वर्क है वो 1 जूल के बराबर होता है। राइट सर, ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है? तो भैया इसी फोर्स का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम फोर्स, बाकी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर ही रहेगा। तो एक यूनिट हमारे पास ये भी आ गया कि 1 किलोग्राम फोर्स मीटर, दैट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वर्क। क्लियर? तो ऐसे केसेस में 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब आप सबको पता है दैट इज 9.8 न्यूटन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 9.8 जूल के बराबर। तो एक हिसाब से देखो 1 किलोग्राम फोर्स मीटर, ये वाला जो ग्रेविटेशनल वाला ये जो यूनिट है वर्क का, वो जूल से बड़ा यूनिट है, क्योंकि 1 किलोग्राम फोर्स मीटर का जो वर्क है वो 9.8 जूल के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो आ जाओ, मैं वो भी पहले समझा देता हूं तुम्हें। अगर भाई वर्क की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला वही है एफ डी कॉस थीटा। और अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा मेरे को सीजीएस यूनिट चाहिए, तो सीजीएस यूनिट लिखने का सिंपल सा मतलब हो गया, फोर्स का यूनिट हो जाएगा यार डाइन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर, और कॉस थीटा तो कैसा होता है, यूनिटलेस होता है, यानी कि डाइन सेंटीमीटर, यानी कि डाइन सेंटीमीटर। और इसी डाइन सेंटीमीटर को कहा गया अर्ग। इसको क्या कहा गया? अर्ग, ERG। क्या कहा गया? अर्ग। न्यूटन मीटर को बोला गया बेटा जूल, और डाइन सेंटीमीटर को नाम क्या दिया गया? अर्ग, ERG। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर डिफाइन किया जाता है 1 अर्ग विच इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर मैं 1 डाइन का फोर्स लगा दूं और वो ऑब्जेक्ट केवल 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कर दे फोर्स की डायरेक्शन में, तो ऐसे सिचुएशंस में जो वर्क होता है वो 1 अर्ग के बराबर होता है। तो देखो लिखा है कि वर्क जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, 1 अर्ग जो है वो 1 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 अर्ग ऑफ अ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन मूव्स अ बॉडी बाय 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ, और 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर जो है वो 980 अर्ग के बराबर है, क्योंकि 1 ग्राम फोर्स मैंने आपको बताया भी था कि भैया 1 GF जो है, 1 ग्राम फोर्स जो है वो 980 डाइन्स के बराबर होता है, या कह लो कि 1 GF जो है वो 980 डायन्स के बराबर होती है ना? हाँ, तो आप कह सकते हैं इसीलिए 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर जो है वो 980 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आई? जल्दी से बता दो सब लोग, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, क्या ये बात एकदम क्लियर है? हाँ बता दो। तो 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर, 1 किलोग्राम फोर्स मीटर जो है 9.8 जूल के बराबर होता है, 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर 980 अर्ग के बराबर है, और 1 अर्ग जो है वो 1 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है भाई, चेक कर लो सब लोग, चेक कर लो सब लोग, राइट? ठीक है, एक और देखो रिलेशन जूल और अर्ग में। 1 जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन मीटर, राइट? 1 न्यूटन बोलो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर है। 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर है, और 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर है, और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर 5 डाइन सेंटीमीटर, 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, और इसी डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है।
ठीक है। हाँ सर, सारी चीजों को समराइज करो। अच्छा देखो देखो देखो, फोर्स वर्क जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। अगर मैं एसआई यूनिट की बात आपसे करूं तो एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल कहते हैं, ठीक है। या फिर यूनिट हो सकता है 1 किलोग्राम फोर्स मीटर के बराबर, जो कि 9.8 जूल के बराबर होता है। सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट होता है डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को ही हम लोग अर्ग भी कहते हैं। डाइन सेंटीमीटर, और वी कैन राइट अर्ग, राइट। और 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर अगर लिखा है तो 980 अर्ग के बराबर होता है। इसके अलावा 1 जूल जो है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ये हमारे पास सारा चीज समराइज्ड वे में आ गया। ये हमारे पास सारी चीज समराइज्ड वे में आ गया। क्लियर है क्या? बता दो, फटाफट बता दो, क्लियर है क्या? हाँ बताओ यार, इज इट क्लियर एवरीवन? फटाफट बता दो। हाँ, तो डुग्गी देवी जी का एक क्वेश्चन आ रहा है। डुग्गी देवी जी का एक क्वेश्चन आ रहा है। डुग्गी देवी जी कह रही हैं कि सर 1 न्यूटन जो 10⁵ डाइन के बराबर होता है सर, इसका मतलब क्या है सर? जैसे आपने सर बताया कि 1 GF जो है वो 980 डायंस के बराबर होती है, बिल्कुल उसी तरीके से सर ये 1 न्यूटन 10⁵ डायंस कैसे हो गया सर? है तो बेटा डुग्गी देवी जी इस बात को समझिए। न्यूटन साहब ने जो वर्क किया है ना, न्यूटन साहब ने जो वर्क किया है, इतना सारा वर्क जो न्यूटन साहब ने किया है ना, इसी बात से नाराज होकर एक स्टूडेंट ने बोला कि न्यूटन साहब ने जो काम किया है वो काम तो 10⁵ डायंस भी मिलकर के नहीं कर सकती हैं। तो 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डायंस के बराबर हो गया। न्यूटन साहब ने जो वर्क किया है, जो काम किया है इतना सारा, जिसकी वजह से इतने सारे बच्चों को इतना सारा फिजिक्स पढ़ना पड़ रहा है, वो काम 10⁵ डायंस के काम के बराबर है ना। तो भैया ये भी देख लो, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर है, और 1 GF तो आप जान ही रहे हैं 980 डायंस के बराबर होती है। क्या ये बात समझ में आ गई है आप सभी को? फटाफट बता दो यार, क्या ये बात सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई है? एकदम एक बार चैट बॉक्स में जरा हार्ट स्पैम हो जाए, सभी का दिल दिखाई पड़ जाए अगर ये बात एकदम 100% आपको समझ में आ गई है तो, है ना? यस। हाँ, एक बच्चे ने लिखा 1 न्यूटन इज वेरी मच ग्रेटर देन 1 GF। बिल्कुल सही बात है। न्यूटन साहब है ना, न्यूटन साहब बड़े आदमी है ना। तो न्यूटन साहब ने जितना काम कर दिया, जो आपको सब पढ़ना पड़ रहा है फिजिक्स के रूप में, है ना, वो सारा काम जो है वो 1 लाख डायंस के काम के बराबर है, समझ लो। हाँ, है ना, क्या बात है। चलो जी, अब बात करते हैं पावर की। सर ये पावर क्या होता है? पावर का मतलब होता है पावर। क्या बात है सर, वाह, क्या डेफिनेशन है सर, वाह। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क करने का जो रेट होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को पावर कहा जाता है। सर व्हाट इज पावर? पावर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। पावर सिंपली मींस वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। सर पावर क्या होता है? पावर का मतलब है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, राइट? सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो जरा पढ़ो क्या लिखा है। पावर स्पेंट बाय अ सोर्स इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड या वर्क डन अपॉन टाइम टेकन इज डिफाइंड एज पावर, ठीक है? या इसी को रेट ऑफ डूइंग वर्क भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी is also called power. रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी,
जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एक सेकंड में जितने जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, उसको भी हम लोग पावर कह सकते हैं, राइट। सो पावर जो है वो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन के बराबर होता है। देखो वर्क कैलकुलेट करना आपको आता है, टाइम से डिवाइड कर देना, फटाक से पावर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यूनिट की बात करूं, उसमें भी मैं आपसे अगर एसआई यूनिट की बात करूं तो जरा ध्यान से देखना, क्योंकि जो पावर है वो वर्क अपॉन टाइम है, तो बेटा वर्क का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकेंड, जूल पर सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर। और इसी को मेरे प्यारे बच्चों वॉट भी कहा जाता है, है ना। सो 1 वॉट जो है वो 1 जूल पर सेकेंड के बराबर है। यानी कि अगर कोई हमारे पास मशीन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है जो कि 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क करे, 1 सेकंड में 1 जूल का अगर वो वर्क कर रहा है, तो उसका जो पावर है वो 1 वॉट के बराबर है। जैसे अगर कोई बल्ब है जिसका पावर है 100 वॉट, तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा कि वो जो बल्ब है वो 100 जूल्स का जो एनर्जी है वो यूटिलाइज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, 100 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। यानी कि 100 वाट का अगर कोई बल्ब है तो इसका मतलब वो 100 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम कर लेता है। 100 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में वो कंज्यूम कर लेता है, राइट। 100 जूल्स ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड, दैट इज द मीनिंग ऑफ 100 वॉट बल्ब। क्लियर? तो एसआई यूनिट आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से सीजीएस यूनिट की बात करते हैं भैया। वर्क का यूनिट हो जाएगा अर्ग, है ना, और टाइम का यूनिट सेकंड ही रहता है, तो अर्ग पर सेकंड। इसके अलावा और भी कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे एसआई यूनिट देखो क्या है, एसआई यूनिट हमारा क्या था? वॉट। एसआई यूनिट क्या था? वॉट। ठीक है, 1 वॉट कितने के बराबर होता है? 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। कुछ और यूनिट्स हो सकते हैं जैसे किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वॉट, यानी 10 की पावर 3 वॉट। 1 मेगावाट का मतलब होता है 10 की पावर 6 वॉट। 1 गीगावाट का मतलब होता है 10 की पावर 9 वॉट। किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। किलोवाट मतलब 10 की पावर 3, मेगा मतलब 10 की पावर 6, गीगा मतलब 10 की पावर 9। स्मॉलर यूनिट्स भी हैं जैसे मिली वॉट और माइक्रोवाट। 1 मिली का मतलब होता है, मिली का मतलब 10 की पावर -3 और माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। ये आप लोग को पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो बेटा सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग पर सेकंड। क्योंकि पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क हो जाएगा अर्ग में और टाइम सेकंड्स में, वर्क हो जाएगा जूल में और टाइम हो जाएगा सेकंड में। जूल पर सेकंड को ही वॉट कहते हैं, ठीक है, और अर्ग पर सेकंड का कोई खास नाम नहीं होता है। अर्ग पर सेकंड का कोई खास नाम नहीं होता है, ठीक है। आराध्या मिश्रा जी कह रहे हैं सर जी डाउट देख लीजिए, सर ये क्लियर नहीं हुआ, दीपशिखा ने पूछा। दीपशिखा बेटा मैंने सिंपली ये बताया है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन हो तो उस ग्राफ के नीचे का ये वाला जो एरिया होता है, ये जो ग्राफ के नीचे का ये जो एरिया होता है, यही एरिया वर्क की वैल्यू को बताता है। SSS वाला एक पॉइंट भी लिख दिया है, वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ का जो एरिया है वही एरिया हमारा वर्क को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अच्छा जी, सर स्पेसिमेन पेपर बहुत टफ है, देख के डर लग रहा है। तो भैया अभी मत देखो, जब सिलेबस पढ़ा लेंगे तब देखना। अभी तो पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हो, है अभी पहला चैप्टर कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और अगर तुम स्पेसिमेन पेपर देखोगे तब तो डर लगेगा ही भाई। सर 0 वॉट बल्ब भी आता है, सर उसका क्या प्रिंसिपल है? आराध्या मिश्रा ने बड़ी प्यारी बात पूछी। बेटा 0 वाट का जो बल्ब है दैट इज मामू बनाया जा रहा है ना। 0 वाट बल्ब होने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि ये जो बल्ब है वो 0 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा इन 1 सेकेंड। यानी कि वो 1 सेकंड में 0 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा। यानी कि इस बल्ब को अगर मैं यूज करता रहूंगा तो भी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है।
ये मामू बनाने वाली बात है, ये गलत वाली बात है। और ऐसी ही बातों को सुन करके, हाँ, ऐसी ही बातों को सुन करके ये हमारे मास्टर साहब जो हैं, इनका जो चेहरा है वो एकदम लाल हो जाता है, हाँ, गुस्से से लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग कुछ ऐसी बातें जो है वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ा देते हैं कि 0 वाट बल्ब का मतलब भैया वो तो बिल्कुल पावर ही यूज नहीं कर रहा है। अरे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम हो ही रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो 0 वाट बल्ब का कोई मतलब नहीं होता है। साइंटिफिकली दैट इज रॉन्ग। बस केवल वो प्रिंट करके लोग बेच देते हैं, वो एक अलग बात है। सर, what is triple S? Can you please explain it? This is my first day at physics वाला। जसप्रीत कौर अरोरा जी हैं, इन्होंने कहा सर जी ट्रिपल एस क्या होता है? तो जरा सारे लोग जरा बता दो यार इनको ट्रिपल एस क्या होता है। हाँ, ट्रिपल एस क्या होता है, फटाफट बता दीजिए। कह रहे सर हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन वर्क एंड वॉट? हाँ, ये बात सही है बेटा। देखो, वर्क जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जो वॉट है दैट इज अ एसआई यूनिट ऑफ पावर। बहुत बड़ा डिफरेंस है। वर्क क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क को मेजर किया जा सकता है। बट वॉट क्या है? वॉट एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। जबकि वर्क क्या है? वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। क्लास 9th में आपने पढ़ा था ना फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जिसको मेजर किया जा सके उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो बेटा वर्क फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि वॉट यूनिट है। वो भी किसका यूनिट है भैया? पावर का यूनिट है, पावर का यूनिट है, राइट। अगला, सर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैन वी यूज वन ऑफ द फॉर्मूलाज एफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द केस व्हेन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, सो एम आई राइट? हाँ, यूज कर सकते हो रिशित भाई। वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट अगर तुम्हारा मन है तो तुम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां लिखना नहीं चाहूंगा। तुमने जो फॉर्मूला लिखा वो सही है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, जहां पर थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। ये सब चीजें मैं क्लास 12th वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जो तुम अभी पूछ रहे हो 10th में है। सर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम क्या होता है? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम जो है वो पावर कहलाता है, पावर कहलाता है, या एवरेज पावर कह सकते हो, है ना। हाँ, ये सूरज साहब पता नहीं क्या लिख रहे हैं। हाँ सर, क्या कैन वी से वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर? नहीं, नो 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 शगुन बेटा, ऐसा नहीं लिख सकते हम। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, या रेशियो ऑफ द वर्क डन टू द टाइम टेकन इज ऑल्सो नोन एज पावर, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। इस तरीके से आप लिख सकते हो, चाहे जो आप लिख लो इनमें से, राइट। इसके अलावा सर एक यूनिट और होता है जिसको हॉर्स पावर कहते हैं। जनरली जब हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, जब हम लोग डिवाइसेस की बात करते हैं, मशीन्स की बात करते हैं, तो वहां पर एक यूनिट यूज होता है जिसका नाम है हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, ये केवल फॉर्मूला यूज कर लो। ये पावर का एक बड़ा यूनिट है। ठीक है, पावर का यूनिट आपने वॉट पढ़ा, आपने अर्ग पर सेकंड पढ़ा, इसके अलावा आप एक और पढ़ रहे हो जो कि हॉर्स पावर है। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर है, 746 वॉट्स के बराबर होता है। किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग 1000। अब यहां पे आया सर वर्क और पावर में डिफरेंस क्या है? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर? तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान से मेरी बात को समझ, ध्यान से मेरी बात को समझ। ठीक सर, वर्क और पावर में क्या डिफरेंस है? तो बेटा वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इसका डेफिनेशन। पावर क्या है? पावर ऑफ अ सोर्स इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑन इट, ठीक है, या बाय इट। तो ये हो गया पावर का डेफिनेशन। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, वर्क जो है टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन पावर जो है वो वर्क अपॉन टाइम है, यानी कि पावर जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है, राइट। एसआई यूनिट ऑफ जो वर्क है वो जूल होता है, जबकि एसआई यूनिट ऑफ पावर जो है वो वॉट होता है। तो ये एक सिंपल सी चीज है जिसको मैंने बता तो दिया ही है, लेकिन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि आप इसको आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, तीनों पॉइंट्स को, और अपनी कॉपी पर नोट करेंगे।
सर ये वर्क कैसी क्वांटिटी है, तो मैं बता दूं वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है सर, वर्क कैसी क्वांटिटी, स्केलर। सर पावर कैसी क्वांटिटी है, पावर भी स्केलर क्वांटिटी ही होता है। तो ये डिफरेंस वाला पॉइंट नहीं है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो वर्क को स्केलर लिखते हैं, पावर को वेक्टर लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए ये डिफरेंस मत लिखना। अब बात आई सर एनर्जी क्या है। देखो एनर्जी को फिजिक्स में अपन ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर मेरे अंदर एनर्जी है तभी मैं आपकी क्लास ले पा रहा हूं, तभी मैं इतना एनर्जेटिक होकर के वर्क कर पा रहा हूं, राइट, क्योंकि मेरे में एनर्जी है, क्योंकि क्लास के पहले मैंने पास्ता खाया था, है? यस तो कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग कोई चीज खाते हैं उससे अपने अंदर एनर्जी आती है, वही एनर्जी हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। क्लियर है, राइट है, क्लियर है। सो मेरे प्यारे बच्चों, बॉडी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, कोई ऐसी बॉडी जो वर्क करने के लिए कैपेबल है, इज सेड टू पजेस एनर्जी। मैंने क्या पॉइंट लिखा, अ बॉडी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी ऐसी बॉडी जो वर्क कर सकती है उसमें एनर्जी है। द एनर्जी possessed by a body is the measure of the amount of work that can be performed by the body। यानी कि कोई बॉडी जितना वर्क कर सकती है, अगर मैं बोलूं कि यार मैंने आज पढ़ाने में 100 जूल का वर्क किया, इसका मतलब मेरे में कितनी एनर्जी रही होगी, 100 जूल के बराबर। अगर मैंने 1000 जूल खर्चा किया, मतलब मेरे में 1000 जूल की एनर्जी थी। क्लियर है। तो अगर मैं वर्क कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी का लॉस होगा, और अगर मुझ पर वर्क हो रहा है तो मेरी एनर्जी का गेन होगा। तो इस क्लास में आप लोग बता दो, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरी एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, फटाफट बताओ। मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं, तो मेरी एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, फटाफट बता दो। मेरी एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, फटाफट बता दो। हाँ, मेरी एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, फटाफट बता दो। डिक्रीजिंग, क्या बात है। तो मेरी जो एनर्जी है वो घट रही है ना, ये साइंस कहता है। हाँ, ये कौन कहता है, ये साइंस कहता है। लेकिन मेरे सारे बच्चा लोग तो यही कहेंगे, सर जी आपकी एनर्जी तो घटने का नाम ही नहीं देती। मैं तो कब से सर कह रहा हूं, सर क्लास को एंड कर दो, सर जी क्लास बंद कर दो, सर जी आज मेरे को मामा के यहाँ जाना है, सर जी क्लास एंड कर दो, आप तो कर ही नहीं रहे हो, है? तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई बॉडी वर्क करती है तो उसकी एनर्जी घट रही है, बॉडी वर्क नहीं कर रही तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है, राइट? या बॉडी पर वर्क हो रहा है ना, तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है। तो कहने का मतलब अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी एनर्जी घट रही है, आप पढ़ रहे हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि आप सुन रहे हैं। When the body does work, its energy decreases, while if the work is done on the body, its energy increases। अगर कोई बच्चा बैठा है ना, जैसे मान लो ये डुग्गूलाल साहब है? मान लो डुग्गूलाल साहब है और डुग्गूलाल साहब को हमने एकदम मारा एक तमाचा। डुग्गूलाल साहब को मान लो हमने मारा एक तमाचा, तो डुग्गूलाल साहब फैल गए। तो कहने का मतलब यह है कि जब डुग्गूलाल साहब को मैंने मारा, मैंने इनके ऊपर वर्क किया। बोलो यार, डुग्गूलाल साहब को जब मैंने मारा तो मैंने डुग्गूलाल साहब के ऊपर वर्क किया है। मेरी एनर्जी का लॉस हुआ, लेकिन इनकी एनर्जी का क्या हुआ, गेन हुआ। मेरी एनर्जी का लॉस हुआ, लेकिन इनकी एनर्जी का गेन हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं किसी बच्चे को मारता हूं और वो बच्चा, देखो अभी डुग्गूलाल साहब यहां पे रुके हुए हैं, इसका मतलब ये रेस्ट में है, इनके अंदर अभी फिलहाल एनर्जी नहीं है, ठीक है, ये रुके हुए हैं अपनी जगह पे। जैसे ही मैं मारूंगा, देखो ये डुग्गूलाल साहब जो है मूव कर गए, और अगर ये मूव कर गए इसका मतलब इनके अंदर एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, इतना तो आप सब लोग जानते ही हो। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों वो ये है, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, डुग्गी लाल साहब ये जो है ना, हाँ ये डुग्गी देवी जो है वो किनारे बैठे रो रही थी, कह रही है सर जी आप जो है मार रहे हैं। इनका चेहरा देख करके हमने कहा छोड़ो यार, नहीं मारेंगे, है नहीं मारेंगे, अरे कोई बात है, सॉरी गलती हो गई, नहीं मारेंगे, है ना, तो नहीं मारेंगे यार, हाँ डुग्गूलाल साहब सॉरी भाई। तो जैसे ही हालांकि मैंने मारा था, है ना, ये मारने की वजह से ही डुग्गूलाल साहब जो है ना, इनका ये जो चेहरा है, इनका ये जो गाल है, देखो ये गाल लाल हो गया है क्योंकि इनके ऊपर वर्क हुआ है। चेहरा तो इनका देखो सफेद था, मुंह तो इनका सफेद था, बहुत गोरे थे ये जब झापड़ पड़ा है इनको, इनके ऊपर जब वर्क किया गया तब इनके जो गाल हैं वो लाल हो गए हैं। ये आप लोग भी समझते होंगे, है ना? हाँ यस।
तो चेक कर लो यहां पर, इट मींस दैट व्हेनेवर वर्क इज डन देयर इज ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब भी बेटा वर्क होता है तब हमेशा एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जो वर्क कर रहा है उसके पास से एनर्जी निकलती है, जिसके ऊपर वर्क हो रहा है उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। हेंस वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होता है। वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी का एक डेफिनेशन समझ लो आ गया कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, राइट। लाइक वर्क एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो चाहे वर्क हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे पावर हो, तीनों क्वांटिटी कैसी है? तीनों क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो सर एनर्जी की यूनिट बता दो। एनर्जी की यूनिट भैया एक हो गई जूल। 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर है, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से एनर्जी की एक यूनिट और हो गई क्या? देखो, अगर मैं आपसे बात करूं तो भैया पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो बेटा वर्क हो गया पावर इनटू टाइम, राइट। और वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो बेटा पावर का यूनिट तो होता है वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। और टाइम का यूनिट अगर मैं कहूं तो टाइम का यूनिट होता है आर, राइट। तो वॉट आर ये भी वर्क का या एनर्जी का एक यूनिट होता है। वॉट आर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। 1 वॉट 1 आर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखो लिखा हुआ है 1 वॉट आर का मतलब 1 वॉट इंटू 1 आर। 1 आर में यार 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 वॉट आर में 3600 ऑफ जूल्स की एनर्जी होती है। यहां पर देखो लिखा हुआ है, अगर मैं कहूं कि भाई 1 वॉट आर कितनी एनर्जी है? 1 वॉट आर का मतलब 1 वॉट पावर है और 1 आर का टाइम है। 1 आवर में 3600 ऑफ सेकेंड्स होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 वॉट आवर का मतलब हो गया 3600 ऑफ वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड को जूल भी कह सकते हो। तो 1 वॉट आवर जो है उसमें 3600 जूल्स के बराबर एनर्जी होती है, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर पावर जो है वो वर्क अपॉन टाइम है तो वर्क पावर इनटू टाइम होगा, है ना। तो पावर का जो यूनिट है वो वॉट हो गया, टाइम का यूनिट आर हो गया। तो वॉट आर जो है ये भी हमारा वर्क का एक यूनिट होता है, राइट। एनर्जी का एक यूनिट होता है। मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। बिल्कुल इसी तरीके से सीजीएस की अगर मैं बात कर लूं, सीजीएस की मैं अगर बात कर लूं तो यहां पर देखो एक और हो सकता है ना। 1 किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर का मतलब होता है यार 3.6 इंटू 10⁶। चलो इसकी भी मैं तुमसे बात कर लूंगी सर ये कहां से आया। थोड़े और बड़े यूनिट्स की बात करते हैं, एसआई की ही बात कर रहा हूं क्योंकि वर्क जो है वो पावर इंटू टाइम है। पावर को हम लोग किलोवाट में मेजर कर सकते हैं और टाइम को हम लोग आवर्स में मेजर कर सकते हैं। तो 1 किलोवाट आर ये भी एनर्जी का एक यूनिट होता है। 1 किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर का मतलब हो गया 1 किलोवाट पावर है और 1 आर का टाइम है। तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है और 1 आवर में 3600 ऑफ सेकेंड्स होते हैं, राइट। मेरे प्यारे बच्चों इसको 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड यानी कि जूल लिखा जा सकता है। तो 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर इसका फॉर्मूला है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर। 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर। तो आप चेक कर लो 1 किलोवाट आर जो है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। या 10⁶ को यार मेगा भी लिख सकते हैं, तो ये 3.6 मेगा जूल के बराबर भी होता है। क्लियर है भाई? क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है?
ध्यान से एक एक बात को यार सुनो, है ना, कि भाई एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल होता है, अर्ग होता है, ये सबको पता है। 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है, ये भी मैं आप सबको बता चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा कुछ बिगर यूनिट्स भी हमारे पास हैं, उनमें से है वॉट आर, किलो वॉट आर। वॉट आर जो है वो 3600 जूल के बराबर है, जबकि किलो वॉट आर जो है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर है, यानी इससे भी 1000 गुना ज्यादा है, क्योंकि ये किलो वाट है। किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 1000 का मल्टीप्लाई और हो गया बेटा, तो ये 3.6 मेगा जूल के बराबर बन गया। इसके अलावा एनर्जी का एक यूनिट कैलोरी भी होता है, एनर्जी का एक यूनिट कैलोरी भी होता है। सर हीट एनर्जी जो है दैट इज यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरी, हीट एनर्जी को कैलोरी में मेजर किया जाता है। सर व्हाट इज 1 कैलोरी? 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। बेटा पानी को गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना, इतना तो जानते ही हो सब लोग। पानी को गर्म करोगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी 1 ग्राम पानी को गर्म करने पर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ जाए, वो भी कहां से कहां तक, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो जितना हीट रिक्वायर्ड होता है वो 1 कैलोरी कहलाता है। डेफिनेशन पढ़ो, 1 कैलोरी इज द हीट रिक्वायर्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर, लिख रहा हूं, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में जो हीट रिक्वायर्ड है उसी हीट को 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, जो भी हीट रिक्वायर्ड है दैट हीट इज 1 कैलोरी। सर 1 कैलोरी क्या है? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने में जो हीट रिक्वायर्ड है वही हीट 1 कैलोरी के बराबर होती है। और बेटा 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जूल्स के बराबर है। 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जूल्स के बराबर होती है। 1 कैलोरी 4.18 जूल्स के बराबर होती है। या 1 जूल जो है वो 0.24 कैलोरी के बराबर है। इसको नीचे ले आओ तो 0.24 कैलोरी बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से किलो जूल भी हो सकता है, किलो कैलोरी भी हो सकता है। तो 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर है, जो कि 4180 जूल्स के बराबर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से एनर्जी का एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास करा दिया जाए तो उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन ले लो, उसको 1 वोल्ट के एक सेल से जोड़ दो तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट के बराबर, राइट। सो एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट के सेल के साथ जोड़ दिया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी आ जाती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। सो मेरे प्यारे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर इंटू 1 वोल्ट। तो यही कूलम वोल्ट मिलाकर के जूल बना, तो ये बन गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर, राइट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको पीछे बताऊं। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हो गया कि सर पावर वर्क अपॉन टाइम है, वर्क जो है वो पावर इनटू टाइम है। ठीक है, चाहे तुम इसको वर्क कहो, और क्योंकि वर्क और एनर्जी रिलेटेड है तो अपन यहां पे वर्क भी ले सकते हैं, हम यहां पर एनर्जी दोनों लिख सकते हैं यूनिट के लिए। चाहे वर्क लिखो चाहे आप एनर्जी लिखो, राइट राइट। तो कहने का मतलब एनर्जी का जो एक यूनिट हो गया वो यूनिट कौन सा हो गया? अब एसआई वगैरह हटाओ यहां से, ठीक है। पावर वॉट में ले लो, टाइम को आर में ले लो, तो वॉट आर एक यूनिट हो गया, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही पावर को किलोवाट में ले लो, टाइम को आवर्स में ले लो, तो 1 किलोवाट आर भी एक यूनिट हो गया। 1 वाट आर 3600 जूल के बराबर है, जबकि 1 किलोवाट आर जो है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी के और भी यूनिट्स हम लोगों ने पढ़े। कौन कौन से पढ़े? कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी क्या है सर? बेटा कैलोरी का मतलब होता है कि अगर हम एक कंटेनर में
एक कंटेनर में अगर मैं 1 ग्राम वाटर ले लूं, 1 ग्राम वाटर में ले लूं, कंटेनर में 1 ग्राम वाटर ले लूं और इस कंटेनर को मैं हीट करना शुरू करूं, जब मैं इसको हीट करना शुरू करूंगा तो ऑब्वियस है इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो जब इस वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 15.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो जितनी हीट मैंने इसको प्रोवाइड किया वो हीट 1 कैलोरी के बराबर होती है, राइट। और 1 कैलोरी जो है, 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जूल्स के बराबर होती है। 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जूल्स के बराबर होती है। इसके अलावा सर एनर्जी का एक यूनिट और हमने पढ़ा, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो बेटा सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ये एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 1 वोल्ट के एक सेल से जोड़ दूं, एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट के एक सेल से जोड़ दिया जाए तो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी आ जाती है, इसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है वो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के सेल से जोड़ दिया जाए तो इसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है वो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स के बराबर होता है। यानी कि सबसे छोटी अगर मैं यूनिट आपसे पूछूं तो वो कौन है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे छोटी यूनिट वर्क की कौन दिख रही है अभी फिलहाल? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जबकि ये जो कैलोरी है वो कंपैरेटिवली बड़ी यूनिट है क्योंकि 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर है, जबकि यहां तो 10 की पावर -19 में जा रहे हैं, यानी कि बहुत छोटी यूनिट हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद कैलोरी है, उसके बाद वॉट आर बड़ी यूनिट है, 3600 जूल्स, और उससे भी बड़ी यूनिट कौन है? किलोवाट आर। उससे भी बड़ी यूनिट कौन है? किलोवाट आर। ये जो किलोवाट आर है बेटा, इसको हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, इसको हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ये एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है, ठीक है, या फिर इसी को सिंपल 1 यूनिट भी कहा जाता है। जैसे आप सभी के यहां बिजली का जो बिल आता है वो यूनिट में आता है, राइट। तो 1 यूनिट ही 1 किलोवाट आर होता है, वही 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स के बराबर होता है। अभी आप ही के सिलेबस में आगे एक चैप्टर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के नाम से, वहां पर मैं आप लोगों को और ज्यादा इस चीज के बारे में, इस 1 किलोवाट आर के बारे में, कमर्शियल यूनिट के बारे में, वहां पर मैं आपको और ज्यादा पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं एनर्जी की ये जो सारी यूनिट्स हैं, आई होप आपको हर एक यूनिट अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक मैं होमवर्क दे रहा हूं भाई। होमवर्क क्या है? एनर्जी और पावर में डिफरेंस पढ़ना। सबसे पहला देखो क्या है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, सबको पता है। पावर क्या है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बॉडी या एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द बॉडी। एनर्जी स्पेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, एनर्जी जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो पावर है वो टाइम पर डिपेंड करता है। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, जबकि पावर का यूनिट वॉट होता है, राइट। इसको आप लोग पढ़ेंगे। अब आ जाइए जरा क्वेश्चंस की बात करते हैं, है ना। अब आ जाइए जरा क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अ बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स अप अ फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप्स ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई इन 2 minutes एंड अ गर्ल ऑफ मास 30 kg डज द सेम इन 1.5 minutes। कह रहे कंपेयर वर्क डन। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बॉय वाला डेटा लिखते हैं। जो बॉय है उसका मास कितना है बेटा? 40 kg। ठीक है, कितना वो चढ़ा है? 30 स्टेप चढ़ा है। हर एक स्टेप की जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है, वो भी 2 मिनट के अंदर। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई उसने टोटल हाइट कितनी कवर की, जरा चेक करो। 30 स्टेप्स थे, हर एक स्टेप की हाइट थी 20 सेंटीमीटर, तो 30 स्टेप्स हैं मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर दोगे यार तो मीटर में आ जाएगा, यानी कि 6 मीटर बन जाएगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 मीटर की हाइट उसने कवर किया। कितना टाइम लगा है लड़के को भैया? टाइम लगा है 2 मिनट के बराबर। ठीक है,
अब कन्या की बात करते हैं, यानी कि गर्ल की बात करते हैं, यानी कि डुग्गी देवी की बात करते हैं। डुग्गी देवी का जो मास है वो कितना है भैया, 30 kg के बराबर, ठीक है। और उनको कितना समय लगता है, सेम हाइट इन्होंने भी कवर किया है, कह रहे हैं डज द सेम हाइट इन्होंने भी कवर किया है, लेकिन इनको जो समय लगता है वो 1.5 मिनट के बराबर लगता है, राइट। तो कह रहे कंपेयर वर्क डन, दोनों लोगों के वर्क को कंपेयर करो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई लड़का है ना, मान लो डुग्गू लाल यहां पर थे, डुग्गू लाल कुछ वर्टिकल हाइट कवर कर रहे हैं ऊपर की तरफ, राइट, ऊपर की तरफ ये वर्क कर रहे हैं, मतलब हाइट ये ऊपर की तरफ कवर कर रहे हैं, और मैं आपसे कहूं यार वर्क की वैल्यू बता दो, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सोचना और समझना, क्या वर्क की वैल्यू mgh हो जाएगी? क्या वर्क की वैल्यू mgh हो जाएगी? बताओ भाई, डुग्गू लाल साहब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट, उनका मास गिवन है, हाइट गिवन है, टाइम गिवन है, वर्क पूछ रहा है, तो वर्क mgh के बराबर हो जाएगा, राइट। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है दोनों के वर्क को कंपेयर करो, यानी कि W1 और W2 रेशियो आप मेरे को बता दो, है ना। W1 यानी कि वर्क डन बाय द बॉय, तो मास ऑफ बॉय हो जाएगा, ठीक है, mgh1, राइट, ये बन जाएगा m2gh2। ध्यान से देखो, जी जी कैंसिल हो गया, दोनों ने सेम हाइट कवर किया है तो एच भी कैंसिल हो गया, दोनों के मास का रेशियो केवल निकालना है। इनका मास कितना भैया 40 kg, और इनका डुग्गी देवी का कितना है 30, तो आंसर हमारा बोलो 4/3 आ गया, आंसर बोलो हमारा 4/3 आ गया, राइट। और सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि भैया पावर का भी रेशियो बता दो। पावर का रेशियो का मतलब हो गया P1/P2। सर पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो मेरे प्यारे बच्चों P1 का मतलब हो गया W1/1 और P2 का मतलब हो गया W2/T2। तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम W1/W2 और ये T2 ऊपर जाएगा तो T2 डिवाइडेड बाई T1। बेटा W1/W2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं विच इज 4/3। T2/T1 अगर करेंगे तो इनका टाइम है 1.5 मिनट्स, इनका टाइम है 2 मिनट्स, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ये इनको कैंसिल करेगा 2 आएगा, ये इनको कैंसिल करेगा 2 आएगा, 2 2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये रेशियो हमारा 1:1 के बराबर आ जाएगा। ये रेशियो हमारा 1:1 के बराबर आ जाएगा। इनका था 4/3 और इनका हो जाएगा T2/T1। T2 ये रहा, T1 ये रहा, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर सिंपली क्या लिख सकते हैं, इनका मास कितना था m2, टाइम कितना T2, इनका टाइम T1, इनका मास m1। सिंपल। वर्क का रेशियो पूछ रहा है तो वर्क कितना है mgh के बराबर, वर्क कितना है mgh के बराबर, राइट। पावर कितना है W/T के बराबर, W1/T1, W2/T2। सिंपल, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। स्नेहल ने कहा सर mgh कहां से आया? बेटा अगर सोचो ये डुग्गू लाल साहब हैं और डुग्गू लाल साहब कुछ ऊपर जाना चाहते हैं तो ऑब्वियस है जितना इनका वेट रहा होगा, जितना इनका वेट रहा होगा, सोचो जितना इनका वेट रहा होगा उतना फोर्स हम लोगों को ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, तभी हम इनको ऊपर लेके जा सकते हैं। बताओ भाई, जितना इनका अपना वेट रहा होगा, अगर ये ऊपर जाना चाहते हैं अपनी मर्जी से, है ना, अगर ये ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं तो जितना इनका वेट रहा होगा उसके बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में इनको फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो वेट, क्योंकि ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी तो हमसे पूछ ही नहीं रहा। अगर वर्क डन बाई ग्रेविटी पूछता तो मैं आंसर लिखता -mgh के बराबर। अगर वर्क डन बाई ग्रेविटी पूछता तो -mgh लिखता, बट यहां पर तो वर्क डन बाई डुग्गू लाल पूछ रहा है। तो अगर ये डुग्गू लाल हैं, अगर ये डुग्गू लाल साहब हैं और डुग्गू लाल साहब ऊपर जाने के लिए कुछ F फोर्स लगा रहे हैं जो कि mg के बराबर है और हाइट h के बराबर है, तो डुग्गू लाल साहब ने कितना वर्क कर दिया? mgh के बराबर, और ये वर्क पॉजिटिव होगा, ये वर्क पॉजिटिव होगा। मैं कहूं कि वर्क डन बाई ग्रेविटी बता दो तो ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, है ना। तो ऐसे केसेस में बेटा कितना हो जाएगा? -mgh के बराबर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सभी को बात समझ में आई है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट पावर ऑफ अ इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 10⁵ kg ऑफ कोल पर आवर फ्रॉम अ माइन 360 मीटर डीप।
जरा ध्यान से सब लोग समझ। मास की वैल्यू कितनी है 10⁵ kg के बराबर, पर आर यानी कि टाइम कितना है 1 आर के बराबर। 1 आर में बोलो 3600 ऑफ सेकेंड्स होते हैं, और हाइट कितनी कवर कर रहा है 360 मीटर के बराबर। हमसे कह रहे पावर बता दो। बेटा पावर कितना होगा वर्क डन अपॉन टाइम, पावर कितना होगा वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क कितना होता है mgh के बराबर, mgh अपॉन टाइम। तो मास कितना है 10⁵, की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रहा है, हाइट कितनी है 360 मीटर, और टाइम कितना लगा 3600 सेकेंड्स के बराबर। ये इसको काटेगा 10 आएगा, 10 को काटेगा तो वैल्यू आएगी 10⁵ वॉट के बराबर, 10⁵ वॉट के बराबर। इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 100 वॉट, पावर कितना है बेटा 100 वॉट, is used to drive steerer in water bath if 50% of the energy supplied, यानी कि कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है 50% of the energy supplied to motor is spent in steering the water, यानी कि वाटर को मिलाने में कितनी एनर्जी यूज हो रही केवल 50%, राइट। सो कैलकुलेट वर्क डन ऑन द वाटर इन 1 मिनट, यानी टाइम कितना है 1 मिनट के बराबर। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और हमसे वर्क की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है? जरा ध्यान से सब लोग समझो, पावर जो है वो वर्क अपॉन टाइम होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वर्क जो है वो पावर इनटू टाइम हो जाएगा। पावर कितना है, पावर कितना है 100 वॉट, लेकिन 100 वॉट का केवल 50% ही तो यूज हो रहा है स्टीयरिंग करने में, तो 100 वॉट का हम 50% निकालेंगे, तो 100 इंटू 50/100, सही ना, परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं। तो 100 का 50% हमने निकाला, मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम कितना है 60 सेकेंड्स के बराबर। 100 कैंसिल हो गया, 50 इंटू 60 कर दोगे 3000 वॉट के बराबर आएगा, जिसको आप 3 किलो वॉट, है ना। इनफैक्ट हम तो वर्क निकाल रहे हैं भैया, वर्क तो जूल में आएगा, है ना, 3000 जूल के बराबर। इसको 3 किलो जूल्स भी लिखा जा सकता है, 3000 जूल्स के बराबर, या इसको 3 किलो जूल भी लिखा जा सकता है। राइट है, क्लियर है, सिंपल है ना। नेक्स्ट, अ मैन एक्सर्ट्स ऑफ 200 न्यूटन, मैन ने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया इन पुलिंग अ कार्ट एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहे कैलकुलेट द पावर स्पेंट बाय मैन। पावर की वैल्यू बता दो। बेटा एक बात समझना, पावर जो है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो वेलोसिटी होता है, यानी कि पावर का एक फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है। पावर का एक फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, राइट। तो आप यहां पर एफ डी कॉस थीटा लेकर के एफ वी कॉस थीटा भी लिख सकते हो, राइट। तो इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज थीटा, तो यही पावर बन जाएगा एफ वी कॉस थीटा के बराबर। भाई यहां एफ डी कॉस थीटा लिखोगे, डी कॉस थीटा अपॉन टाइम, है ना, तो ये वी कॉस थीटा बन जाएगा। तो एफ वी कॉस थीटा समझ लेना, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 के बराबर हो, यानी कि अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर यही क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया पावर बता दो, तो पावर जो है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी है। फोर्स है 200 के बराबर, वेलोसिटी 16 के बराबर। मेरे प्यारे बच्चों, ये 3200 वॉट के बराबर हो जाएगा, 3200 वाट के बराबर आ जाएगा, 3200 वाट के बराबर आ जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? 3200 वाट के बराबर। सर अगर हम डायरेक्टली कर दें तो हमारा आंसर सही होगा? हाँ हाँ सही होगा, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस सही करना। सर इन अ बाइसाइकिल डू द टायर एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच मेक्स इट मूव फॉरवर्ड। नहीं बेटा, टायर के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रहा है ना, लेकिन अगर उस टायर पर कोई कीचड़ लगा हो, टायर पर कोई कीचड़ लगा हो, तो उस कीचड़ पर जरूर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ये जो टायर है, इस टायर पर कोई कीचड़ अगर चिपका हो तो इस कीचड़ पर जरूर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है।
सर व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन तुम्हारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं भैया, बाकी लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो ऐसे केसेस में इसका जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। यानी कि आसान शब्दों में बता रहा हूं, अगर ये ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन है, ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से जब वो राइट में जाए तो उसके ऊपर फोर्स लेफ्ट में लगना चाहिए, और जब वो लेफ्ट में जाए तो उसके ऊपर फोर्स राइट में लगना चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एसएचएम, राइट। लेकिन ये क्लास 11th की चीज है, अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा मन है तो एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल ओपन करो, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी वाला ये यूट्यूब चैनल ओपन करो, इसमें पेस सीरीज ओपन करना, ठीक है, 11th की है, और उसके अंदर एक चैप्टर है ऑसिलेशंस, सेकंड लास्ट चैप्टर होगा एकदम लास्ट में, ऑसिलेशंस सेकंड लास्ट चैप्टर होगा ऑसिलेशंस। उस ऑसिलेशन वाले चैप्टर के अंदर घुस जाना, एसएचएम पूरा डिटेल में तुमको मिल जाएगा, तुम्हारी जितनी इच्छा है खूब पढ़ो डिटेल में, ठीक। लेकिन बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ना। आयुष ने कहा आई वॉज नॉट अंडरस्टैंड, भैया आई वॉज नॉट अंडरस्टैंड पहली बात गलत है। दूसरी बात, जो वर्क है वो पावर इंटू टाइम होता है बेटा, तो पावर क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 100 वॉट था, लेकिन केवल 50% ही उसको स्टीयरिंग करने में यूज हुआ, बाकी 50% वेस्ट हो गया, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इफेक्टिव पावर कितना हुआ यार, 100 वॉट का 50%, कैसे परसेंट निकालते हो, मल्टीप्लाइड बाई 50/100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और केवल 50 वॉट का ही पावर है जो स्टीयरिंग में यूज हुआ है। बेटा यहां पर हो गया 50 वॉट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड के बराबर, मल्टीप्लाई कर लिया 3000 वॉट आ गया, जिसको हम 3000 जूल आ गया, जिसको हम 3 किलो जूल लिख सकते हैं, राइट। श्रेया ने कहा सर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है क्या। हाँ बेटा श्रेया बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हम लोग एसआई यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, और एसआई यूनिट में टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको बता दी। चलो अब क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1000 वॉट, 500 वॉट, 764 वॉट या 746 वॉट। देखते हैं कितने बच्चों को याद है ये 1 हॉर्स पावर। हरमन राज कह रहे हैं सर जी मजा आ रहा है, वेरी नाइस। वन हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, फटाफट आंसर करो। 1 हॉर्स पावर इनमें से कितने के बराबर होता है। हाँ शायरी भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हाँ एंड में करेंगे, बस क्लास एंड होने वाली है भाई, तुम लोग बस क्वेश्चंस का आंसर दे दो फटाफट, वी विल एंड द क्लास। 1 हॉर्स पावर बेटा कितने के बराबर होता है, 1000 वॉट के बराबर। यार देखो इसको तो किलो वॉट बोलते हैं ना, 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होता है। 500 वॉट जैसा कोई यूनिट मैंने आपको नहीं पढ़ाया। 764 गलत है, 746 सही है। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। 80.46% बच्चों का क्वेश्चन एकदम सही है। टेम्पलेट चैट एनेबल्ड, ओके ठीक है। नेक्स्ट, किलो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ। ये जो किलो वॉट आर है ये आखिर किसका यूनिट होता है। मैंने आपको बताया था पावर जो है वो वर्क अपॉन टाइम है, पावर को ही मैं एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम भी लिख सकता हूं। तो बेटा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम या वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अगर पावर को किलोवाट में ले लिया जाए, टाइम को आवर्स में ले लिया जाए, तो एक यूनिट बनता है किलोवाट आर। तो आपको सोचना है ये जो किलोवाट आर है वो किसका यूनिट है, बताओ। पावर का यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, या फिर नन ऑफ दी। फातिमा नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कौन सा सिंगर हूं यार, मेरे को कहां आती सिंग, तो ऐसे ही यार मौज मस्ती के लिए है, मेरे को नहीं आती भाई सिंगिंग विंगिंग।
सिंपल। तो किलोवाट आवर जो है दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का यूनिट है, इसको आप वर्क का भी यूनिट समझ सकते हो, बट ये यूनिट है वर्क और एनर्जी का। यानी 54.72% बच्चों ने ही इस क्वेश्चन को सही किया है। भैया तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया था 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर है। खुद सोचो ये जूल किसका यूनिट होता है? दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी, दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी। सर 1 किलोवाट आवर थोड़ा और बताओ। चलो अगर मान लो कोई मोटर है आपके पास जो कि 2000 वॉट की है, कोई मोटर है जो कि 2000 वॉट की है। 2000 वॉट का मतलब होता है 2 किलोवाट लिख सकते हैं। अगर इस मोटर को तुमने 3 घंटे के लिए यूज किया, इस मोटर को तुमने लगातार 3 आवर्स के लिए यूज किया, तो बेटा कुछ एनर्जी तो यूज हो गई होगी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुई होगी। वो एनर्जी है कितनी? 2 किलोवाट इंटू 3 आवर्स, वो हो गई 6 किलोवाट आवर्स के बराबर। यानी कि 2 किलोवाट के मोटर को अगर 3 घंटे यूज किया जाएगा तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई? वो है 6 किलोवाट आवर के बराबर। इसी किलोवाट आवर को यूनिट बोलते हैं। तो फिर तुम्हारा बिजली का बिल कितना हो गया? 6 यूनिट के बराबर। बिजली का यूनिट कितना हो गया? 6 यूनिट के बराबर। खुद सोचो अभी क्लास में यहां स्टूडियो में एसी चल रहा है, मेरा जो एसी है वो 1.5 किलोवाट का है। ये जो एसी है वो 1.5 किलोवाट के बराबर है, और आप लोगों की एक क्लास लगभग मैं 2 आवर्स की ले लेता हूं। आप लोगों की क्लास में ऑलमोस्ट 2 घंटे की क्लास ले लेता हूं। जरा सोचो अगर 1.5 किलोवाट इस एसी का पावर है और 2 घंटे के लिए मैंने यूज किया है, मेरे प्यारे बच्चों जरा फटाफट बता दो कितना एनर्जी कंज्यूम हो गया। फटाफट बताओ कितना एनर्जी कंज्यूम हो गया, कितना एनर्जी कंज्यूम हो गया, फटाफट बता दो, फटाफट बताओ कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया। अगर 1.5 किलोवाट का एसी था, 2 घंटे के लिए मैंने यूज किया, तो भैया एनर्जी कंज्यूम्ड कितना हो गया? एनर्जी कंज्यूम्ड कितना हो गया? तो एनर्जी कंज्यूम्ड कितना हो गया? 1.5 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 2 आवर्स, तो दैट इज 3 किलोवाट आवर्स। क्लियर है? 3 किलोवाट आवर। इसी को क्या हम लोग 3 यूनिट बोल सकते हैं? यानी कि मैंने आपकी क्लास लेने के लिए 3 यूनिट की एनर्जी खर्चा कर दी। ठीक है, अपने घर में 3 यूनिट की एनर्जी हमने खर्चा कर दी। और बिजली का जो बिल आता है भैया, 1 यूनिट का रेट है 10 रुपीज, यानी 10 रुपीज पर यूनिट। बिजली का जो बिल आता है हमारे यहां पर 1 यूनिट का 10 रुपए लिया जाता है। तो आप बता दो इस एक क्लास को पढ़ाने के लिए अगर मैं एसी 2 घंटे लगातार चलाता हूं, जो कि चलता ही है, तो कितना बिजली का बिल आएगा? कितना बिजली का बिल आएगा? फटाफट बता दो। 30 रुपए का। क्या बात है, क्या बात है, 30 रुपए का बिजली का बिल आएगा। इस तरीके से तुम्हारा बिजली का बिल कैलकुलेट होता है कि तुमने अपने घर में कितने एसी चलाए हैं, कितने घंटे चलाए हैं, कितने दिन चलाए हैं, कितने पंखे चलाए हैं, कितने घंटे चलाए, कितने दिन चलाए हैं, कितने बल्ब जलाए हैं, कितने घंटे जलाए हैं, कितने दिन जलाए हैं। राइट? उससे टोटल किलोवाट आवर्स निकाले जाते हैं। टोटल किलोवाट आवर्स जब आप निकाल लेते हो, उसको रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब जाकर बिजली का बिल कैलकुलेट किया जाता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? डुगूलाल साहब क्या ये बात आपको समझ में आई है ना? डुगूलाल साहब कह रहे हैं क्या बात है सर, क्या बात है। बिजली का बिल कैलकुलेट करना भी हम लोगों को आ गया है इस क्लास में। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई है? डुगूलाल साहब को तो एकदम क्लियर है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ मोटर ऑफ 200 वॉट पावर रेटिंग इन 30 सेकेंड्स। 200 वाट का मोटर है, 30 सेकंड के लिए यूज किया है, कह रहे हैं वर्क बता दो। तो बेटा वर्क होता है पावर इंटू टाइम। पावर है 200 वाट, टाइम है 30 सेकंड के बराबर, तो भैया कितना आ गया? 6000 जूल्स के बराबर, जिसको मैं 6 किलो जूल भी लिख सकता हूं। नेक्स्ट, वर्क डन बाई अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इज 0। सर्कुलर ट्रैक पर जो वर्क डन होता है वो हर इंस्टेंट पर 0 होता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0,
डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू सेंट्रीपिटल फोर्स, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, या फिर रीजन इज नॉट मेंशन्ड इन अदर ऑप्शन। चलो आंसर करो। वर्क डन बाई अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज 0। बस क्लास एंड होने वाली है यार, क्लास एंड होने वाली है। देखो मेरी क्लास यार वीक में एक क्लास है अभी फिलहाल, ठीक है। इसको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वीक में 2 या 3 क्लास हो जाए मेरी, दो दो तो हो ही जाए, कोशिश कर रहा हूं, राइट। जब तक नहीं हो पा रही है तब तक एक क्लास अगर मेरी है तो यार मेरी क्लास में, एटलीस्ट मेरी क्लास में मिनिमम मान के चला करो यार 2 घंटे की क्लास होगी। इससे ज्यादा कभी नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब 2 घंटे क्रॉस नहीं करूंगा, 2 घंटे यार, इतना सपोर्ट तो करो आप लोग, है ना। 2 आवर्स की क्लास वीक में, एक ही क्लास है मेरी, तो यार 2 घंटे तो पढ़ सकते हो ना, थोड़ा तो आप लोग यार ऑपरेट करो ना। खुद सोचो, तुमको ज्यादा पढ़ाने से मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं हो जाता, लेकिन मेरे को यह अच्छा लगता है कि चलो मैंने वीक में अगर मेरी एक क्लास है तो मैंने आपको भरपूर कंटेंट पढ़ा दिया, कि आप इस पूरे वीक आराम से प्रैक्टिस करिए जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने सिखाया, है ना। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा टाइम में क्लास ले लूं आपकी। अगर मैं एक ही घंटे में क्लास ओवर कर दूं तो मेरे लिए तो अच्छा है ना, मैं तो फ्री हो गया। लेकिन मैं वो काम चोरी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं आपको ईमानदारी से पढ़ाऊं। तो आंसर इज डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात मैंने आपको बताया था। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंटर की तरफ फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल, और इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, तो चाहे वेलोसिटी कह लो चाहे डिस्प्लेसमेंट कह दो, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्योंकि परपेंडिकुलर है बेटा, इसलिए वर्क डन 0 के बराबर होता है। 61% बच्चों ने सही किया है, बाकी लोगों ने गलत कर दिया। लेकिन क्यों गलत कर दिया यार? आज की ही क्लास में स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये चीज, सेम डायग्राम बनाया था और मैंने बताया था ये एंगल 90 है भैया, इस वजह से वर्क 0। ठीक, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव सेम यूनिट? इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट सेम होगा? वर्क एंड पावर, पावर एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, या फिर वर्क पावर एनर्जी, सबका यूनिट सेम होता है? फटाफट बता दीजिए, इनमें से कौन है, इनमें से कौन है, इनमें से कौन है जिसकी यूनिट सेम है? फटाफट बताओ, इनमें से कौन है जिसकी यूनिट सेम है? ऋषभ, लव यू बेटा। इनमें से कौन है जिसकी यूनिट सेम है? फटाफट बता दीजिए। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। सो वर्क एंड एनर्जी, ये वर्क है, एनर्जी है, इन दोनों का जो यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों वो सेम होता है, राइट। वर्क एंड एनर्जी दे बोथ हैव सेम यूनिट्स। आपको पता है दोनों का यूनिट सेम होता है। 73% बच्चों ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन को सही किया है। क्या बात है। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। अब अपने होमवर्क पर आओ। होमवर्क में मैंने तुमको 3 क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहले तो ठीक है, वर्क डन बाय अ हार्ट मतलब पढ़ लेना। 3 क्वेश्चंस हैं आपके पास यहां पर, ये तीनों क्वेश्चंस आप सभी को सॉल्व करने हैं। सभी लोग इस बुक को अपना अरेंज कर लीजिए, फिर मैं इस बुक से आपको होमवर्क देना शुरू कर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की धुआंधार बढ़िया बिंदास सी क्लास। ठीक है, आज की क्लास में सबसे आगे देखो कौन है। 13 में से 13 क्वेश्चन सही करने वाले हैं पार्थ, रिधान, मान्या, शिवम, आयुष, रीत, ये है क्या नाम है इनका भाई, दीपनविता और विप्ला मोहंती और डैन डैन और वर्षित। क्या बात है। पार्थ साहब को जरा कॉल किया जाए। हाँ, पार्थ साहब को जरा कॉल किया जाए। पार्थ साहब जरा फोन उठाइए। हाँ, पार्थ साहब आपके पास फोन पहुंच रहा है क्या? फटाफट उठाइए। हाँ, पार्थ साहब कनेक्ट नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं।
तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ये थी हमारी आज की क्लास। लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए, हाँ, जैसा कि प्रॉमिस था, हाँ, कि एक शायरी भी करेंगे। तो जाने से पहले आप सभी के लिए, कहां गई हमारी शायरी? रखा तो था यार मैंने आपके लिए, 1 मिनट बस रुक जाओ। हाँ, एक बढ़िया सी आपके लिए मैं एक शायरी निकाल लेता हूं। एक चलो बढ़िया सी तुम्हें सुना देते हैं, है ना। कह रहे हैं सर जी इतना आपने पढ़ा दिया है कि हम थक गए हैं। चलो थक गए हो तो एक बढ़िया सी तुम्हें शायरी सुनाते हैं, हाँ, मजेदार। चलो एक बढ़िया सी तुम्हें मजेदार शायरी सुनाते हैं। देखो आजकल का जो जमाना है वो डिजिटल युग है, सारे बच्चे फेसबुक इंस्टा विंस्टा ये सब चलाते रहते हैं, इसलिए उसी हिसाब से, है ना, एक फनी टाइप की एक शायरी है, सुनो। फेसबुक सा फेस है तेरा, गूगल सी है आंखें। फेसबुक सा फेस है तेरा, गूगल सी है आंखें। एंटर करके सर्च करूं जो बस मुझको ही ताके। फेसबुक सा फेस है तेरा, गूगल सी है आंखें। गूगल सबको ताकता रहता है, सारी इंफॉर्मेशन गूगल के पास है। गूगल सी है आंखें, एंटर करके सर्च करूं जो बस मुझको ही ताके। रेडिफ जैसे गाल है तेरे, स्नैपचैट से होंठ। आजकल स्नैपचैट बच्चे बड़ा यूज करते हैं ना, स्नैपचैट से होंठ। बल खाकर जब चलती है तू लगे जिगर पर चोट। और इंस्टाग्राम पर देखकर डीपी हम तो ऐसे खोए। और इंस्टाग्राम पर देखकर डीपी हम तो ऐसे खोए। तुम तो हो गई पास, बट अपना तो हो गया मोए मोए। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा आईडी वाईडी क्लास में मत मांगा करो, है ना। पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे लो, आईएएस वाईएएस बनो, है। आप मुन्ना भैया को देखे हो ना, आईएएस वाईएएस बनो। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग हर क्लास की तरह इस क्लास को भी ढेर सारा प्यार देंगे, है ना, और तगड़ी रेटिंग करेंगे, 5 स्टार। सबको पता है क्या करना है। सो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। और हाँ, जाते जाते ये हमारे सभी लोग आपको बड़ा मिस करेंगे। डुग्गू लाल साहब भी हैं, है ना, और कौन है, ये देखो डुग्गी देवी जी भी हैं, और साथ में ये भी कौन है, डुगेंद्र साहब भी हैं। सो ये सभी लोग आपको मिस करेंगे। नेक्स्ट वीक आपसे ये सभी लोग फिर से मिलेंगे, और देखते हैं और कौन इस परिवार में शामिल होता है ना। हाँ, सो गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बेटा।